मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंकज कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के पहले दिन और पहले शिफ्ट का कुल 20 गणित के प्रश्नों का सॉल्यूशन। और अपने सॉल्यूशन में हम अपने साथियों को ये बताना चाहेंगे कि एसएससी जीडी के गणित के लिए आपको बहुत बौखने का जरूरत नहीं है, बहुत गणित के लिए बहुत गहरा अध्ययन का जरूरत नहीं है। तो विद्यार्थियों से आग्रह है कि विद्यार्थी सारे अगर चैप्टर्स का बेसिक बात भी, बेसिक चीज को ही समझ के रखेंगे तो एसएससी जीडी का हमें लगता है कि आप सारे प्रश्नों का बहुत आसान तरीके से जवाब दे पाएंगे। एसएससी जीडी में सवाल का स्तर इतने निचले स्तर का, इतने छोटे स्तर का है कि इसके लिए बहुत गहन अध्ययन का जरूरत नहीं है। तो आप गहन अध्ययन करके बहुत सारा गणित में अपना वक्त खराब ना करें। तो देखिए किस स्तर का प्रश्न आता है और उसको हम कैसे अपने बेस्ट तरीके से हल कर सकते हैं। और इस बात को समझने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और पूरा वीडियो देखिए और एक एक प्रश्न का विस्तृत रूप से आप हल लेके बहुत बेसिक और बहुत आसान तरीके का सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वक्त बर्बाद किए बिना हम लोग एसएससी जीडी के मूल प्रश्नों पे आते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पे लगा हुआ है। एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की औसत आयु दिस 7 एज दिया हुआ है और आपको सवाल में बताना है कि सारे खिलाड़ियों का औसत उम्र कितना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपसे सवाल में औसत एज पूछा गया है और औसत एज निकालने का यानी औसत निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक एकदम जो आता है औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे संख्याओं को जोड़ते हैं और जितना संख्याएं हैं उनसे क्या करते हैं, उनकी संख्या से भाग लगाते हैं। यहाँ पर आपको 7 तरह अलग अलग संख्याएं दी गई है। इन सारे संख्याओं का आप जोड़ कर ले, 26 + 25 + 21 + 29 + 24 + 28 और जब आप 22 को जोड़ेंगे तो टोटल सॉल्यूशन आपको 175 इसका सम आ जाएगा। और चूंकि 7 संख्याओं का जोड़ लगा रखे हैं इसीलिए आपको 7 से ही भाग लगाना है और 7 से जब 175 को आप घटाएंगे तो खिलाड़ियों का जो औसत उम्र है वो 25 वर्ष आ जाता है और इस तरह से आपका पहला सवाल भी खत्म हो जाता है। तो देख रहे होंगे आपकी औसत का ये बहुत छोटा सा सवाल जो आपके एसएससी जीडी के पेपर में पूछा गया, बहुत बेसिक स्तर का सवाल। ठीक है, दूसरे प्रश्न को देखें हम लोग, क्या है दूसरा प्रश्न इसका। तो दूसरा प्रश्न आपको प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि चैप्टर से है। इसमें कहा गया है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है और 20% और X% की 2 कर्मी की छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपये में बेच दी जाती है। तो आपको दूसरा वाला छूट यानी X का मान बताना है कि क्या होगा। तो थोड़ा सा आपको बात यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि हम लोग ये जो डिस्काउंट देते हैं ना, जो डिस्काउंट देख रहे हैं 20% का एक डिस्काउंट है और हमारे लिए दूसरा डिस्काउंट जो कि X% का है। डिस्काउंट हम अंकित मूल्य पे देते हैं, एमआरपी पे देते हैं और हमारे सवाल में जो अंकित मूल्य दिया गया है एमआरपी 2000 पे दिया गया है। देखिए सवाल को हल कैसे करेंगे। तो सवाल में एमआरपी हमारे लिए 2000 रुपया है और पहला जो डिस्काउंट है हमारे लिए सवाल में 20% का है। तो 2000 का 20% चूंकि डिस्काउंट है तो 2000 का 20% जो वैल्यू होगा वो 2000 से घटेगा भाई। तो 2000 का 20% जब आप निकालोगे, थोड़ा सा अगर आपको बेसिक भी परसेंटेज का आता है तो आप कहेंगे कि 2000 का 20% सर 400 रुपया हो जाता है। तो अगर 2000 में अगर हम लोग 400 रुपया घटा दे तो डिस्काउंट देने के बाद जो पहला जो प्राइस है 1600 रुपया आ जाता है। लेकिन हमें एक डिस्काउंट और दी गई है X% का। तो X% का जब हम इसमें 1600 रुपया पे जब डिस्काउंट लगाएंगे X% का तो हमारा जो विक्रय मूल्य है कुर्सी का वो 1400 रुपया हो जाता है। यानी दूसरा वाला डिस्काउंट देने के बाद कुर्सी फाइनली 1400 रुपया में बिक जाती है, विक्रय हो जाती है। यानी सवाल का जो सेलिंग प्राइस है वो 1400 रुपया दिया गया है। तो कहता है कि X का मान क्या है। तो बताइए 1600 का सामान अगर 1400 में बिक गया तो X का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई। तो हमको 200 रुपये का और छूट मिल गया। छूट कितना मिल गया, 200 का मिल गया। मिला कितने पे, तो कहेंगे 1600 पे छूट मिला। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते तो देखिए आप जरा घटा लें, 200 से 1600 को 8 बार में घटा लीजिए और 100 को जब आप 8 से भाग लगाएंगे
तो आप कह सकते हैं कि आपका जो छूट है, दूसरा वाला छूट, उस 12.5% का छूट है। और देखिए ऑप्शन ए का आपके सवाल का उत्तर भी आ गया। यानी यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया गया है 20% और x%, दो ये सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। मतलब पहला डिस्काउंट 20% लगाने के बाद आपका जो पहला जो विक्रय मूल्य वो 1600 रुपया आया, और उस पर हम लोग चूंकि एक डिस्काउंट और दे रहे हैं x% का, तो x% का डिस्काउंट 1600 पे लगना है। और लगा करके जो उस कुर्सी का जो विक्रय मूल्य आ जाता है वो 1400 रुपया, तो 200 रुपये का डिस्काउंट मिला 1600 रुपये पे, परसेंट बदलने के लिए 100% से गुना, तो सॉल्यूशन के बाद हमारा सॉल्यूशन यानी x का मान 12.5% आ जाता है। इतना बेसिक सवाल एसएससी जीडी के पेपर में पूछा गया है। चलिए आते हैं हम लोग तीसरे सवाल पे भाई। और हमारा तीसरा सवाल लाभ और हानि का ही सवाल है। तीसरा सवाल देखिए, कहा गया है कि ए और बी दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए को 25% का लाभ होता है और जबकि बी को 10% की हानि हो जाती है। तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? तो जब भी किसी सवाल में आपको क्रय मूल्य निकालना हो और आपको ज्यादा ये बात समझ में ना आए, तो क्रय मूल्य का एक छोटा सा बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है कि क्रय मूल्य आप कैसे निकाले। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 और बटा लाभ होगा तो 100 में जोड़ के नीचे लिखेंगे, या हानि होगा तो 100 में घटा करके नीचे लिखेंगे। ध्यान देने वाला बात यह है सवाल में कि ए और बी दो व्यक्ति है और दोनों अपना अपना घड़ी 5-5 हजार रुपया में बेचता है, और ए को 25% का लाभ हो जाता है और जबकि बी को 10% की हानि हो जाती है। और पूछा गया है उनके क्रय मूल्य का अनुपात। तो ए का हम क्रय मूल्य निकाले, तो क्रय मूल्य के बारे में हम लोग अभी क्या सीखे कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। तो ए का विक्रय मूल्य हमारा 5000 रुपया है। तो ए का क्रय मूल्य निकलेगा 5000 विक्रय मूल्य और गुना 100 फॉर्मूले में फिक्स होता है, और बटा में लिखेंगे 100 प्लस प्रतिशत लाभ यानी 125। ये हमारे लिए ए का क्रय मूल्य हो जाएगा। और जब हम बी का क्रय मूल्य निकाले, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बी का भी क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला, बी का भी क्रय मूल्य जो कि 5000 रुपया है, और चूंकि बी को 10% का हानि हो जाता है, 100 और 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा भाई 90। और इसी दोनों के क्रय मूल्य का पूछा गया है अनुपात। तो अनुपात लगाने के बाद हम ज्यादा से ज्यादा हद तक संख्या को कटाने का काम करते हैं। तो बताओ यहाँ पर 5000 रुपया, ये 5000 रुपये से कट जाएगा और 100 से कट जाएगा। 125 और 90 को अगर हम 5 से कटा ले, ये 125 हमारे 5 से 25 बार में कट जाएगा, और ये 5 से 90 हमारा 18 बार में कट जाएगा। तो देख सकते हैं किधर हो गया हमारा 1/25 और इधर हो गया हमारा 1/18। अगर दोनों को क्रॉस गुना कर दे तो हमारा जो क्रय मूल्य का अनुपात आ जाता है 18:25 हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि हमारा उत्तर भी आ गया ऑप्शन नंबर 3, 18:25। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने में अगर आपको थोड़ा सा भी दुविधा हो तो क्रय मूल्य के लिए आप फॉर्मूला यूज करें, विक्रय मूल्य गुना 100, लाभ होगा तो नीचे में जोड़ के लिखना है और नुकसान होगा तो नीचे में घटा करके लिखना है, और आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। और क्रय मूल्य आ गया तो क्रय मूल्य का अनुपात लगाना तो बहुत आसान है। ये आपका तीसरा सवाल लाभ और हानि का। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और चौथा सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल आप देख रहे हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस, या आप कह सकते हैं कि ट्रेन का सवाल है। सवाल है कि दो रेलगाड़ियां समान चाल से, देखिए ध्यान देने वाला बात यह है कि रेलगाड़ी हमारे पास दो है और दोनों रेलगाड़ी का चाल जो है समान है, और किस डायरेक्शन में जा रहा है तो विपरीत डायरेक्शन में दोनों रेलगाड़ी चल रहा है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, देखिए और एक बात, यहाँ पर जो दोनों रेलगाड़ी है उसका लंबाई भी समान है, लंबाई भी 320 मीटर सेम है, और वे 18 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। यहाँ पे हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला जो है दूरी बराबर चाल गुना समय। फॉर्मूला क्या है भाई? दूरी बराबर चाल गुना समय। ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान देने वाला बात यह है कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को आपस में पार करे या सेम डायरेक्शन में पार करे या विपरीत दिशा में पार करे, तो दूरी के नीचे दोनों ट्रेन का हम लोग लंबाई को जोड़ करके लिखते हैं। चूंकि दोनों ट्रेन का लंबाई 320 मीटर है,
तो हम लोग दूरी के नीचे लिख लेंगे दोनों ट्रेन का लंबाई 320 प्लस 320 640 मीटर। और एक बात ध्यान देने वाला है कि जब ट्रेन जब विपरीत दिशा में जाता है ना, तो दोनों का स्पीड को हम लोग जोड़ करके चाल के नीचे लिखते हैं, दोनों का चाल जुट जाता है। और कहा गया है कि दोनों रेलगाड़ी का चाल जो है वो बराबर है, समान है, और चाल चूंकि दिया हुआ नहीं है, चाल तो आपसे पूछ रहा है ना, सॉरी यहाँ पे रेलगाड़ी का लंबाई नहीं, रेलगाड़ी का चाल पूछा गया है, तो रेलगाड़ी का आप यहाँ पे चाल कर लीजिए। तो चूंकि रेलगाड़ी का चाल पूछा गया है, तो चाल को हम लोग मान लेंगे x। तो रेलगाड़ी का चाल विपरीत दिशा में आएगा तो दोनों रेलगाड़ी का चाल जुट जाएगा, यानी पहला रेलगाड़ी का भी चाल x है और दूसरा रेलगाड़ी का भी चाल जो है x है, और विपरीत दिशा के कारण दोनों का चाल क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो x प्लस x 2x चाल हो जाएगा। और पार करने में जो लिया गया समय है, सवाल में देखिए 18 सेकेंड लिया गया है, तो 18 सेकेंड, ठीक है भाई। तो यहाँ से 640 मीटर हो गया दोनों ट्रेन का लंबाई, और x हमारा हो जाता है 2x और गुना 18 सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग 2 से 340 को कटा लेते हैं भाई 320 बार में, और कटने लायक है 2 से, तो 160 बार में इसको कटा लिया, और 18 को 2 से 9 बार में कटा लिया। तो x का जो मान है देखिए ध्यान से आप हमारे लिए कि 160 और बटा में ये 9 आ जाएगा, तो 160 बटा 9 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। लेकिन सवाल का उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है, इसलिए मीटर प्रति सेकेंड वाले चाल को हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। और सबको पता है कि उसके लिए हम लोग अलग से 18/5 से गुना कर देते हैं। तो 18/5 से गुना करने के बाद 9 इस 18 को 2 बार में काट देता है, और 5 160 को 32 बार में काट लेगा, और 32 गुना 2 64 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल का उत्तर हो जाता है। और देखिए ध्यान से आप कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर है। इस सवाल में ध्यान देने वाला बात यह था कि रेलगाड़ी अगर रेलगाड़ी को पार करे तो दोनों का डिस्टेंस हम लोग जोड़ करके दूरी के नीचे लिखते हैं। दूसरा बात ये कि जब रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में यात्रा करता है तो दोनों का चाल हम लोग को जोड़ के लिखना होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ के लिखना होता है, और सेम डायरेक्शन में घटा के लिखना होता है, ठीक है भाई। और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और हमारा सवाल खत्म हो जाता है। ये रहा हमारा चौथा सवाल SSC GD का। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वें सवाल पे आते हैं। तो 5वां सवाल आप देख सकते हैं और देख के बता सकते हैं कि हमारा जो 5वां सवाल है SSC GD का, ये रेशियो अनुपात का प्रश्न है, जिसमें कहा गया है कि 7200 रुपया को PQR के बीच क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो R का हिस्सा क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो रेशियो है, रेशियो को थोड़ा सा हम लोग सिंपल कर लेंगे। रेशियो है 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2, ये हमारा अनुपात है। अनुपात को सिंपल बनाने के लिए हम लोग अनुपात के नीचे वाले संख्या का एलसीएम लेंगे, यानी 2 1 और 2 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग 2, ठीक है, और 2 से भाग लगाएंगे तो मेरा जो भागफल हो जाता है भाई 1, और 1 गुना 1 हो जाता है। यहाँ पे 1 से 2 में भाग लगाएंगे, भागफल होगा 2, और 2 को 4 से गुना कर लेंगे 8, यहाँ 2 से 2 एक बार में खाएगा, और 3 से 3 को गुना करेंगे 3 हो जाएगा। ऐसा करने के बाद हम फाइनली इंटीजर में आए हुए रेशियो को यानी 1:8:3 को सामने लिख लेते हैं। नीचे वाला जो 2 एलसीएम है ये अनुपात के वजह से एक दूसरे से कट जाता है, यानी हमारा जो रेशियो था उसको सिंपल बनाने के बाद हमारा अनुपात हो जाता है 1:8:3। अब हमसे चूंकि आर का हिस्सा पूछा गया है और 7200 रुपया में आर का हिस्सा पूछा गया है, तो 7200 को हम लोग इतने अनुपात में बांट देंगे भाई। तो 7200 को जब इससे इतने अनुपात में यानी 8 3 11 और 12 हिस्सों में जब बांटेंगे तो हमारे लिए जो एक हिस्सा का मान हो जाता है 7200 रुपया बटे 12 हो जाता है। और चूंकि आर का मान पूछा गया है तो आर का इसमें हिस्सा 3 इकाई है, तो आर का हिस्सा को जानने के लिए एक हिस्से के वैल्यू को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे लिए आर का 3 हिस्सा का मान हो जाता है। तो 12 से 72 100 आपके लिए 600 रुपया 600 बार में कट जाएगा। 600 को जब आप 3 से गुना कर देंगे तो हमारा जो सवाल का उत्तर है 1800 रुपया आ जाता है। मतलब 7200 रुपये में आर का जो हिस्सा है वो 1800 रुपया है।
और देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपके सवाल का उत्तर भी आ जाता है। बस अनुपात का एक छोटा सा टॉपिक बंटवारा को हम लोग सीखते हैं और बहुत आसान सवाल इस पे होता है बंटवारा का। आप बहुत सिंपल तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 5 था एसएससी जीडी का। चलिए आगे आते हैं और अगले सवाल, छठा सवाल देखिए। छठा सवाल भी आप देख सकते हैं कि छठा सवाल जो आपका है ये अनुपात का ही सवाल है। अनुपात का ऐसा सवाल एसएससी के जीडी में अक्सर के सवाल में अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत साधारण इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे अनुपात में m का जो मान दिया गया है 9 और n का जो मान दिया गया है 6, तो सिंपल इसको सॉल्व करने के लिए आपके पूछे हुए डाटा में m के जगह पर 9 रख दीजिए और n के जगह पर आप 6 रख दीजिए और ये अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। m के स्थान पे यहाँ भी 9 और n के स्थान पे यहाँ भी 6 रख दीजिए। क्योंकि m यहाँ पर 9 वैल्यू है, 9 यूनिट है और n का मान कितना यहाँ पे 6 इकाई है। m और n के जगह पर बस वही वैल्यू रख देना है। जोड़ने के लिए कहा गया है तो जोड़ लेंगे तो 9 और 6 टोटल 15 हो जाता है। अनुपात घटाने के लिए कहा गया तो घटा लेंगे, 9 में से 6 चला जाएगा, 3 बच जाएगा और 3 इस 15 को चूंकि 5 बार में काट देगा तो हमारा जो अनुपात है यानी आंसर है सवाल का 5:1 आ जाता है। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 आपके सवाल का उत्तर है। बहुत सिंपल साधारण सा ये अनुपात का सवाल है ना। जीडी का स्तर ये है, आप सवालों को देख सकते हैं कि सवाल में जीडी के सवाल का स्तर एकदम हर एक चैप्टर का जो बेसिक से बेसिक सवाल होता है वो एसएससी जीडी में आता है और इसके लिए पूरा अध्ययन करने का जरूरत नहीं है। आप अगर मूलतः बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप काम करें, बेसिक चीज़ों पे ध्यान दें तो एसएससी जीडी का एक एक सवाल आप बना सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल के सॉल्यूशन के लिए आप देखिए सवाल नंबर 7 का सॉल्यूशन क्या है भाई। सवाल नंबर 7 बेसिकली ये सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन में एक टॉपिक होता है बोर्ड मास का नियम अगर आपको थोड़ा पता है तो आप इस सवाल को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बोर्ड मास कहता है कि पहले ब्रैकेट वाले संख्याओं को सॉल्व कर लीजिए, यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 33 और +7 यहाँ पर हो जाता है हमारा सम 40, बाहर में गुना का साइन है, गुना का साइन लिख लेंगे। 44 में जब 2 भाग लगाएगा तो मेरा भागफल हो जाता है 22 और बाहर में गुना का साइन है तो गुना का साइन लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर 5 × 5 इसका सॉल्यूशन हो जाता है 25। तो फाइनली हमको 25 से 40 और 22 को गुना करना और उत्तर बता देना है। तो देखिए यहाँ पे गुना करने का क्या तरीका होगा। अगर आप 25 को 4 से गुना करते हैं तो 25 चौके 100, चूंकि 40 है तो उसका एक 0 और बगल में 22 है तो आप ही बताओ कि 22 × 1000 सवाल का उत्तर कितना हो जाता है 22,000। तो केवल जोड़ घटाओ अगर आपको आता तो ये सवाल आप कर पाते। बोर्ड मास का एक छोटा सा टॉपिक अगर आपको आता तो 7वां नंबर सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आप देख रहे हैं कि 22,000। बहुत इतना प्लेन सवाल है आपके बोर्ड मास का। चलिए देखिए आगे एसएससी जीडी का जो 8वां नंबर का सवाल है। देखिए ये सवाल आप देख सकते हैं, कहता है कि किसी आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि की कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई को कितनी प्रतिशत से घटाई जानी चाहिए। यहाँ पर देखो इस सवाल को, ऐसे सवाल का सॉल्यूशन करने का क्या तरीका। तो मान लो कि आयत का लंबाई पहले 100 था और आयत की लंबाई में जब आप इतना % की वृद्धि कर देंगे तो आयत का जो नया लंबाई है 114.28 हो जाएगा भाई। क्योंकि 100 का इतना % 14.28 ही होगा। अब डेसिमल जब हम हटाएंगे तो नीचे तो 2 शून्य लग जाता है और ये 2 शून्य जाकर के 100 को गुना कर देगा तो हमारा अगला स्टेप हो जाता है यानी 10,000 बढ़ करके 11,428 हो जाता है। तो सवाल में कहा गया चूंकि क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रहना है तो चौड़ाई को कितना % से कम करना होगा। इस सवाल का सॉल्यूशन के लिए आपको बस इतना करना है कि ये जो संख्या 11,428 बन गया है ना, इसको पुनः आपको 10,000 बनाना है। यानी क्षेत्रफल जितना था उतना ही रखने के लिए हम लोग लंबाई को ही क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तो 11,428 को करना है 10,000 तो प्रतिशत में कमी क्या हो जाएगा, चौड़ाई में कमी क्या हो जाएगा। तो कहेंगे कि 1428 हमको कम करना पड़ेगा भाई।
1428 कम करना पड़ेगा। 11,428 को अगर 10,000 बनाना है तो 1428 कम करना पड़ेगा। और कम कितना से करेंगे तो 11,428 से कम कर लेंगे। 11,428 से कम करेंगे और प्रतिशत बदलने के लिए 100% से गुना कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1428 पे 00 को जब आप भाग लगाएंगे, कटाने उठाने के बाद जब आप भाग लगाएंगे तो 11,428 इसको पहली बार एक बार में भाग लगाएगा। अब जो बचा हुआ संख्या है इसको मोटा मोटी इसका भागफल जो है कि 12 से कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो आप अगर ऑप्शंस पे ध्यान देंगे तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 में 12 के बाद 0.5 है, यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका जो भागफल हो जाएगा 12.5% हो जाएगा। मतलब चौड़ाई को 12.5% से आपको घटाना होगा। तो आपको इस सवाल में बस थोड़ा सा यहाँ पे घटाने और भाग लगाने में समस्या हो सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा इस बात को कैलकुलेशन को थोड़ा मजबूत कर ले कि कटाए कैसे, भाग कैसे लगाए, तो थोड़ा आप अगर कैलकुलेशन पे काम कर लेंगे ना तो हमको लगता है कि आपका सवाल बहुत कम समय में ये सारा सवाल का हल कर पाएंगे। हमें जहाँ तक लगता है कि एसएससी जीडी के बच्चों को तकलीफ बस इस जगह पे है, ये कैलकुलेशन करने में आपको तकलीफ है। तो थोड़ा आप कैलकुलेशन पे अगर ध्यान दें तो आपका गणित बहुत बेहतर हो सकता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने जीडी के 90 नंबर सवाल पे। और 9वां नंबर जो सवाल है, देखिए ये सवाल भी आपका लाभ और हानि का सवाल है। कहता किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपया है और उस पर 25% की छूट दी गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो वस्तु का देखिए विक्रय मूल्य है, तो छूट हम लोग देते हैं बेसिकली एमआरपी पे, और हमारे सवाल में एमआरपी पूछा गया है। एमआरपी पे जब हम लोग डिस्काउंट लगा देते हैं तो हो जाता है हमारे लिए सेलिंग प्राइस, सेल बन जाता है। और सेलिंग प्राइस हमारे सवाल में 5175 रुपये दिया हुआ है, 5175 रुपये दिया हुआ है। और डिस्काउंट जो मिल रहा है वो 25% का मिल रहा है भाई। डिस्काउंट हमारे सवाल में 25% का दिया हुआ है। और अब से एमआरपी पूछा गया है, तो मान लीजिए कि एमआरपी है हमारा एक्स, तो अपने एमआरपी पे 25% का डिस्काउंट देना मतलब अपने एमआरपी को 25% से कम करना। तो किसी संख्या को 25% से हम लोग कम कैसे करेंगे भाई, तो 100 में 25 माइनस करेंगे यानी 75/100 लिख देंगे। तो इस बात का ये मतलब हो गया कि हमारे लिए जो x का मान है वो 25% से कम हो गया। अगर 25% से बढ़ाना होगा तो 100 में 25 जोड़ के अगर 125/100 लिख देंगे, तो इस बात का ये मतलब हो गया कि हमारे लिए x का मान 25% से बढ़ गया। और जब हम लोग एमआरपी में डिस्काउंट मेंशन कर देंगे तो हमारे लिए बन जाता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है भाई, 5175 से बराबर कर देंगे। 75 और 100 को कटा लेंगे तो 3 बट्टा हो जाता है 4, 25 से कटने के बाद। और अगर 3 से इस 51 75 को कटा ले तो 17 × 51, 3 दूना 6 और 3 × 15, 1725 बार में कट जाएगा। और 4 जब जाकर के 1425 को गुना कर देगा तो 1725, 17 चौके 68 और 6900 रुपया, यानी इस वस्तु का जो एमआरपी है 6900 रुपया आ जाता है। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी 6900 रुपया आपके सवाल का उत्तर है। आप इसको कई और तरीकों से भी बना सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि 25% का आपको अगर वस्तु के एमआरपी पे छूट मिल जाता है, यानी ग्राहक से 75% पैसा लिया जाता है, तो 75% का जो मान है हमारे सवाल में 5175 दिया हुआ है और एमआरपी 100% का मान पूछना चाहता है। तो जब 75% का मान 5175 है तो 100% का आप मान निकालोगे तो आपको आ जाएगा 6900 रुपये। आप सवाल को वैसे ही बना सकते हो। बहुत आसान सब सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई मेथड का आवश्यकता नहीं है, बस एक सिंपल सा मेथड सीख लेना है और उसी हिसाब के जीडी का सारा काम, सारा सवाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वां नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है किसी साधारण ब्याज का सवाल है। 10वां नंबर सवाल कहता है किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज, तो कैसा ब्याज मिल रहा है आपको, साधारण ब्याज मिलना है। 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो ब्याज की दर क्या है, ये सवाल है। तो धनराशि तो सवाल में नहीं दे रखा, तो आप धनराशि को कंसीडर कर लीजिए x। मान लीजिए कि आपका जो मूलधन है वो x रुपया है, तो इस हिसाब से सवाल देखिए,
सवाल में जो साधारण ब्याज है तो कहते हैं धनराशि का 2/5 है, यानी सवाल में जो ब्याज हो जाएगा हमारा, सवाल का जो इंटरेस्ट है ना, तो हमारा जो धनराशि है उसका का मतलब गुना हो जाता है, तो धनराशि का 2/5 हो जाता है इंटरेस्ट। और साधारण ब्याज का जो बेसिक फॉर्मूला है, सभी को पता है बेसिक फॉर्मूला कि ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100 होता है। तो साधारण ब्याज का बेसिक फॉर्मूला आई फॉर इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुना दर गुना समय और बट्टा में 100। तो बताओ बाबू मेरे कि ब्याज अपने लिए कितना है, तो ब्याज मूलधन का 2/5 और मूलधन हमने मान रखा है x का 2/5 हमारा ये ब्याज हो गया। मूलधन तो हम लोग x मान रखे हैं, तो p का मान x है। दर निकालना है और समय जो दिया हुआ आपको देखिए सवाल में 40 वर्ष दिया हुआ समय, तो t का स्थान पे 40 लिख लेना है, बट्टा में 100। देख सकते हैं आप कि x यहाँ पर x से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 100 कटाओगे तो 20 बार में 100 कट जाएगा, और 20 से ये 40 2 बार में कट जाएगा, और 2 से अगर हम इस 2 को कटा लें तो हमारे लिए जो r का मान है देख सकते हैं कि 1%, यानी ब्याज का दर हमारा आ गया 1%, और हमारा सवाल भी खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर है। तो साधारण ब्याज का ये सवाल साधारण ब्याज के एकदम बेसिक फार्मूला जो I बराबर PRT/100 है उस पर सॉल्व हो गया। तो पहले हम आपको बता रखे कि अगर आप हर एक चैप्टर का मूलतः बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप सीख के रखेंगे तो आपका जीडी का हर एक सवाल लगभग लगभग सवाल आप बहुत आसान से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत गहराई में जाने की जरूरत आपको नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल 11 नंबर सवाल, समय और कार्य का ये सवाल कहता है 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% ही काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। अधिक कुशल का यहाँ पर मतलब हो गया कि पूनम का जो कार्य करने का जो क्षमता है वो राखी के क्षमता से 20% ज्यादा है। तो बचे काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे, ये सवाल है। यानी राखी क्या करती है भाई, राखी 8 दिन काम करती है तो केवल काम को 10% ही निपटा पाती है। यानी शेष काम जो बचा हुआ, देखिए कहता है बचे काम, यानी शेष काम को आपको पूरा करना है। तो जब 10% काम राखी कर ही दी तो बचा हुआ काम कितना परसेंट है भाई, 90% हमारे लिए और काम बचा हुआ है। तो राखी अगर इस काम का बचा हुआ काम का 90% और करती तो बताओ राखी को 10 का 9 गुना और काम निपटाना है, तो 8 का 9 गुना यानी राखी को 72 दिन और लग जाते बचा हुआ काम को निपटाने में। बचा हुआ काम भी अगर राखी करती तो राखी को कितना दिन और लग जाता भाई, राखी को और 72 दिन लग जाती है। सवाल को आप थोड़ा सा समझे, 10% काम राखी केवल 8 दिन में करती है तो 90% काम और बचा हुआ रह गया। तो 90% इस 10% का चूंकि 9 गुना है तो राखी को और 8 का 9 गुना यानी 72 दिन का वक्त लगेगा 90% काम को करने में। लेकिन इस काम को करने के लिए वो पूनम को भी साथ में लेती है, तो R फॉर राखी और P फॉर पूनम। तो अगला जो सेंटेंस है आपके सवाल में वो क्षमता का बात करा गया है, इसमें राखी और पूनम के वर्क एफिशिएंसी का बात करा गया है। कहा गया कि पूनम का जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो राखी से 20% अधिक है। तो ऐसा समझ लो पहले बेसिक तौर पे कि अगर राखी का एफिशिएंसी अगर 100 है तो पूनम का एफिशिएंसी तो 120 है, ये कहा गया है। इसको अगर 20 से कटा ले तो ये 5 हो गया, और इसको अगर 20 से कटा ले तो 6 हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि राखी अगर एक दिन में अगर 5 खिलौना बनाती है तो पूनम को एक दिन में 6 खिलौना बना पाएगी। यही कहने का मतलब है। एफिशिएंसी क्या बताता है, एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या है, तो किसी इकाई समय में किए गए काम को क्षमता कहते हैं। तो राखी को अगर एक दिन का वक्त मिलता है तो समझो कि अगर ये 5 खिलौना बना पाती है तो पूनम एक दिन में कुल 6 खिलौना बनाएगी। तो अब बताओ सवाल का उत्तर लाने के लिए आपको क्या करना है कि राखी को अकेले बचे हुए काम को करने में 72 दिन लगता, और राखी का कहना है कि एक दिन में वो 5 काम कर पाएगी। तो हमारे सवाल का जो कुल काम बचा हुआ काम है, कुल शेष काम जो है आप देख सकते हैं, शेष काम जो सवाल में बचा रह गया है
तो 72 दिन राखी को लगता है काम करने में, और राखी एक दिन में 5 काम कर पाती है। मतलब कुल काम 72 गुने 5 360 काम अभी भी बचा हुआ है। अब उस बचे हुए काम को कहता है कि पूनम को काम पे रखती है, मतलब राखी और पूनम दोनों मिलकर काम कर रही है। तो जब राखी और पूनम दोनों मिलकर काम करेगी तो 6 और 5 11 के रेट से, 11 के दर से काम होगा। तो 11 के दर से जब हमको 360 काम करना है तो हमको कितना दिन लगेगा? तो बचे हुए 360 काम को दोनों के कुल एफिशिएंसी अगर हम 11 से भाग लगा देते हैं तो समय का पता चल जाता है, और हमारा समय टोटल हो जाता है 360/11 दिन। ठीक है, और आपका सवाल भी खत्म हो जाता है। तो ये जो टाइम एंड वर्क का सवाल था कि 360/11 दिन, ये आपके लिए थोड़ा सा सवाल मुश्किल था, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं कि सवाल आप छोड़ करके आए पेपर वाले दिन, है ना। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अगला सवाल, सवाल नंबर 12 देखते हैं। तो अगला सवाल जो 12 नंबर सवाल है, देखिए सिंप्लीफिकेशन, ये बोर्ड मास का सवाल है। फिर से बोर्ड मास का एक सवाल ऊपर में था और एक सवाल ये दूसरा सवाल है बोर्ड मास का। यहाँ पर देखिए बोर्ड मास का रूल्स कहता है कि पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट में संख्याओं का काम करेंगे, फिर मझली वाले का काम करते हैं और फिर अंत में बड़ी वाले का काम करते हैं। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर जो आपका जो संख्या दिख रहा है, देखिए आप ध्यान से 96 ऑफ का मतलब आप गुना कर लो, और इस भाग के चिन्ह को गुना के चिन्ह में कन्वर्ट कर देंगे, और 24 को हम लोग उलट करके 1/24 लिख लेंगे। तो 24 हमारे 96 को 4 बार में काट लेगा, और 4 और मल्टीप्लाई 2, छोटी ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन हमारे लिए 8 हो जाता है। अब मझली वाले ब्रैकेट में देखता है 36 ऑफ का मतलब गुना 4 भागा 8। अब भाग के साइन को गुना के चिन्ह में बदलेंगे, और 8 को हम लोग क्या समझ लेंगे भाई कि 1/8 है, 1/8 है हमारे लिए। ध्यान से देखिए आप सॉल्यूशन को, और 8 हमारे इस 4 से 2 बार में कट जाएगा, और 2 इस 36 को 18 बार में काट देगा भाई। अब जो सवाल बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ है बस इतना सा है कि 41 और गुना मझली वाला ब्रैकेट, और मझली वाला ब्रैकेट का हमारा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि 18 है। तो फाइनली अगर हम लोग 18 को 41 से गुना कर ले तो मेरा सवाल खत्म हो जाता है। तो 18 कम 18 के 8, हाथ रह गया 1, 18 चौक 72 और एक हाथ का 73, तो 738 ऑप्शन नंबर 4 हमारा सवाल खत्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना बेसिक सा छोटा सा सवाल, ये बोर्ड मास का सिंप्लीफिकेशन का दूसरा सवाल जीडी के पेपर में पूछा गया है। तो आपको तो कम से कम गणित बनाने के लिए जोड़ घटाओ गुना भाग स्क्वायर रूट ऐसे भी सीखना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बोर्ड मास को क्या करिए कि स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बोर्ड मास का कैलकुलेशन यानी कैलकुलेशन आपका जितना फास्ट होगा आपका एग्जाम में वक्त उतना कम लगेगा, वक्त बचेगा। तो वक्त बचाने के लिए आपको कैलकुलेशन को थोड़ा सा ठीक करना है। चलिए हम लोग आगे आते हैं और अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13। तो सवाल नंबर 13 देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है और ये सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही वीवीआई सवाल है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये सवाल आपको पूछा नहीं। कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। स्वयं की दुगनी मतलब जितना आप मूलधन रखेंगे तो वो राशि 10 वर्ष के बाद खुद का डबल हो जाएगा। तो मान लो कि अगर हम लोग 100 रुपया बैंक में इन्वेस्ट करते हैं और सवाल के अनुसार अगर हम लोग 10 वर्ष के बाद ये पैसा लेने जाएंगे तो सवाल के अनुसार बैंकर हमको 200 रुपये देगा। लेकिन सवाल में कहता है कि मेरा रकम 4 गुना होना चाहिए। देख लीजिए आगे सवाल को पढ़िए, कितने समय में हमारा रकम 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना कहती है कि 100 का अगर हम 4 गुना करें तो हमको 400 रुपये रकम चाहिए। तो एक बात आपको यहाँ पर याद रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा ब्याज जो है ना अमाउंट पे मिलता है। अमाउंट मतलब मिश्रधन पे मिलता है, और मिश्रधन मतलब जिसपे मूलधन पे भी ब्याज मिले और ब्याज पे भी ब्याज मिले। तो 200 रुपया जो है ना हमारे लिए मिश्रधन है। तो अगली बार हम लोग इस 200 रुपया को फिर से उस ही कंडीशन पे इन्वेस्ट कर देंगे, यानी बैंक में फिर से रख देंगे। तो इस बार हमारा 200 रुपया फिर से डबल हो जाएगा, और 200 रुपया फिर से जब डबल हो जाएगा तो 200 रुपया का डबल कितना हो जाता है, 400 रुपया हो जाता है। और बताओ फिर से रकम को दुगना होने में सवाल के अनुसार 10 साल हमको फिर लग जाएगा। तो वही कहता है कि रकम को मूलतः 4 गुना करना था। और देखिए ध्यान से कि हमारा अब ये रकम 100 का 4 गुना
4 गुना हो चुका है, तो कह रहा है कितना वर्ष लगेगा। तो आप ही बताओ, यहाँ पे 10 साल और यहाँ पे 10 साल, तो रकम को 4 गुना होने में कुल 10 और 10 20 साल लग गया। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर है और सवाल खत्म। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल, बहुत ही प्लेन साधारण सा सवाल और हर एग्जाम में पूछा गया ये सवाल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल 14 नंबर सवाल है, 44 आम, 121 केले और 11 सेब है, उन्हें पंक्तियों में इस प्रकार सजाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का फल हो। एक तो भाई पंक्ति यानी रो में समान संख्या में फल रहा है, दूसरा कंडीशन है कि एक पंक्ति में एक ही प्रकार का फल रहे। तो पंक्तियों की मिनिमम संख्या क्या है? पंक्ति का मतलब ये रो पंक्ति का मतलब ये, मतलब पेड़ को हम लोग, फल को हम लोग पंक्ति में रो में सजाएंगे और सवाल में कंडीशन है कि पंक्ति रो कम से कम लगाना है, मिनिमम लगाना है। तो बताओ अगर पंक्ति हमको मिनिमम लगाना है तो एक कतार में फलों को तो ज्यादा से ज्यादा सजाना पड़ेगा, फलों को ज्यादा से ज्यादा सजाना पड़ेगा, तभी तो रो कम हो जाएगा, यानी एक रो में फल को ज्यादा से ज्यादा सजाना है। तो सवाल ये एसएफ एल्सियम का सवाल है और कुछ नहीं करना था इस सवाल में। जो फल का संख्या जो दिया हुआ है 44, 121 और 11, इसका निकालना था एससीएफ का अगर आपको थोड़ा सा ही बेसिक पता है तो आप एससीएफ तुरंत निकाल पाएंगे, तुरंत समझ पाएंगे कि इसका एससीएफ ज्यादा कुछ नहीं 11 है, इसका एससीएफ हो जाएगा 11। तो एससीएफ ये समझाना चाहता है कि मेरा जो कतार है, मेरा जो रो है, उस रो में एक रो में 11 फल लगेंगे। कितना फल लगेंगे भाई? 11 फल लगेंगे, मतलब एक रो में 11 फल सजाना है। ये सवाल ये कहना चाहता है, सिर्फ आपको ये बताना चाहता है कि आपको जो फल लगाना है 11 फल लगाना है एक रो में। तो अगर आपसे कतार में सजे हुए, प्रत्येक कतार में सजे हुए फलों का संख्या पूछता तो आपका उत्तर आ गया 11 फल। लेकिन आपका सवाल वो नहीं है, आपका सवाल है कि पंक्तियों की कितनी संख्या लगेंगी। तो बताओ भाई 11 करके पंक्ति लगाना है तो 44 आम को खत्म करते करते आम का तो 4 पंक्ति हो जाएगा, आम में तो 4 पंक्ति लग जाएगा। और 121 केले सजाते सजाते 11 का पंक्ति में केला का तो 11 पंक्ति हो जाएगा। और सेब चूंकि 11 पीसी है तो सेब आपका एक पंक्ति में खत्म हो जाएगा। तो बताओ पंक्ति का कुल संख्या कितना हो गया? तो 11 4 15 और 1 16 पंक्ति में आपका सारा फल सज जाएगा और दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा कि पंक्ति भी एक फल का होगा और प्रत्येक पंक्ति में फलों का संख्या भी समान हो जाएगा। और मिनिमम कितना पंक्ति लगाना होगा आपको? तो 16 पंक्ति और हर एक पंक्ति में जो फलों का संख्या हो जाएगा कितना हो जाएगा वो मेरे? 11 फल। ऐसे एल्सियम का बहुत ही छोटा सा सवाल। चलो हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम 15 नंबर करते हैं। देखो अगला सवाल जो 15 नंबर सवाल है, औसत का एक सवाल ऊपर भी हो रखा था, सवाल नंबर 1, और औसत का ये दूसरा सवाल, और ये भी बहुत छोटा सा सवाल। देखिए सवाल क्या कहता है, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय मतलब खर्च वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए 1000, यानी सपना जो है खर्च कर रही है, सपना खर्च कर रही है, तो कहता है कि पहला 3 महीना तक 1100 रुपए करके खर्च कर रही है। तो बताओ कि पहले के 3 महीने में उसका कुल कितना खर्च हो जाएगा? 1100 रुपये महीना कर रही है 3 महीना तक, तो 11 या 3300 रुपये 3 महीना में खा लेगी। 3300 रुपया सपना ये 3 महीना में खा लेगी भाई, ये 3 महीना में खर्चा हो गया 3300 रुपया। फिर कहता है आगे के 5 महीनों के लिए इसका खर्च 1000 रुपया है। तो आगे जब ये 5 महीना और खाएगी तो 1000 रुपये महीना करके सपना तो कुल 5000 रुपये यहाँ पे खा लेगी। 5 3 8 महीना खत्म हो गया और अंत के 4 महीनों में इसका खर्च जो है कहता है कि 1200 रुपये महीने हो जाता है। तो अंत का जो 4 महीना बचा इसमें 1200 रुपये महीना करके सपना खा रही है। तो आप ही बताओ कुल 4800 रुपये सपना खा पाएगी। तो बताओ पूरे वर्ष यानी पूरे 12 महीने में, पूरे 12 महीना में सपना का कुल कितना खर्च हो गया भाई? तो देखो इसको जोड़ दो, 98 में 200, 131 यानी
13,100 रुपया इसका पूरे एक साल का खर्च हो गया, 13,100 रुपया। और अंत में देखिए लाइन में क्या लिखते हैं, यदि कुल वार्षिक बचत 1,300 रुपया, यानी सपना एक वर्ष में खाने के अलावा 1,300 रुपये बचा भी लेती है, तो सपना की औसत मासिक आय कितनी है? तो इनकम बराबर जो होता है, आय जो होता है वो होता है खर्च प्लस बचत। क्योंकि इनकम में से आप खर्चा भी करते हैं और बचाते भी उसी में से हैं। तो 1,300 रुपये जो बचा हुआ है सपना का साल भर के बाद, तो 1,300 जो बचा हुआ है उसको भी हम लोग इस खर्च में जोड़ देंगे। यानी हमको ये पता चल गया कि ये सपना का खर्च और ये सपना का बचत, तो खर्च प्लस बचत मिलकर हो जाता है कि 12 महीना में सपना का कुल इनकम कितना था। तो देख सकते हैं आप कि 12 महीना का कुल इनकम सपना का 14,400 रुपये हो जाता है। तो कहता है कि औसत मासिक आय कितनी है, आपको औसत मासिक आय निकालना है। तो औसत बराबर अभी हम लोग तुरंत सीखे हैं कि औसत कैसे निकलता है, एवरेज कैसे निकलेगा भाई। तो कुल जो इनकम था 14,400 रुपया सपना का, उसको हम लोग 12 महीना से डिवाइड मार देंगे तो एक महीने का इनकम आ जाएगा, वही हमारा एक औसत इनकम भी कहलाएगा। तो 12 से ये 1200 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यानी सपना का जो औसत मासिक इनकम था 1,200 रुपया है। जिन बच्चे को औसत समझना हो तो बस औसत के लिए यही समझे कि हर एक चीज को इकाई में बदल देना ही एवरेज औसत कहलाता है। इकाई का मतलब 12 महीना में 14,400 कमा रही है तो एक महीना में कितना कमा रही है। अगर आप एक महीने का इनकम निकाल लिए तो वही आपके लिए औसत इनकम निकाला जाएगा। तो 12 महीना में इतना, एक महीने में कितना, तो 14,400 और बट्टा 12, तो आपका सोल्यूशन आता है 1,200 और आपका सवाल भी खत्म हो जाता है। औसत का दूसरा वो बेसिक सवाल। चलो आगे देखते हैं सवाल नंबर 16। टाइम एंड वर्क का दूसरा सवाल, एक सवाल ऊपर हो रखा था और दूसरा सवाल है आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है तो कुल काम का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिन में किया जा सकता है। बहुत ही साधारण सवाल। कहता है पूरा काम 90 दिन में करता है, पूरा काम आर जो है पूरा काम को 90 दिन में कर सकता है। पूरा काम का मतलब आप प्रतिशत में समझ सकते हैं कि 100% काम को ये 90 दिन में कर सकता है। तो कहता है कि 45 दिन में कितना काम करेगा। तो 45 दिन जो है, देखिए ध्यान से, 45 दिन 90 दिन का आधा है भाई। तो जब आप पूरा दिन में पूरा काम करेंगे तो आधा दिन में कितना काम करेंगे, आधा काम करेंगे। तो 100% का आधा कितना हो जाता है, 50%। बस सवाल खत्म हो गया कि 45 दिन में कितना काम करेगा भाई। तो आधा 90 दिन में जब पूरा करेंगे तो आप ही बताओ कि 45 दिन में कितना प्रतिशत काम हो पाएगा आपसे। तो 50% काम हो जाएगा और आपका सवाल खत्म हो जाता है। टाइम एंड वर्क का दूसरा और बहुत साधारण सा सवाल। पहला सवाल हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल था आपके लिए। और आगे देखिए आप अगला सवाल 17 नंबर। रोहित 2320 रुपये में पुराना बल्ला खरीदता है, खरीद बिक्री यानी लाभ और हानि का सवाल। उसकी मरम्मत पर 180 रुपये खर्च करता है और 2400 में बेच देता है, तो हानि का प्रतिशत कितना है। तो मेरे ख्याल से लाभ और हानि का ये तीसरा सवाल है, लाभ और हानि परसेंटेज टाइम एंड वर्क। ये सारा मुख्य चैप्टर है पूरे अरिथमेटिक का। तो रोहित बल्ला कितना में खरीद रखा भाई, 2320 रुपये में बल्ला खरीदा। मरम्मत पे कितना खर्च कर दिया, 180 रुपया। तो टोटल बल्ले का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, बल्ले का टोटल लागत हो जाता है 2500 रुपया। तो सोचो अगर बल्ले का कुल लागत अगर 2500 रुपये हो गया और अगर रोहित बल्ले को सेल कर देता है 2400 रुपया में, तो कोई भी समझ सकता है कि रोहित को इस व्यापार में नुकसान हो गया। वही नुकसान का प्रतिशत पूछ रहा था आपसे। तो नुकसान का प्रतिशत, लॉस का प्रतिशत, तो लॉस का प्रतिशत निकालने के लिए बताओ कि लॉस कितना होगा। तो 2500 का सामान अगर आप 2400 में बेचे तो लॉस 100 रुपया का होगा। तुलना हमेशा क्रैमूल से करना है, लाभ हो चाहे हानि हो, कंपैरिजन हमेशा इसको क्रैमूल से करना है। तो क्रैमूल कितना था हमारा 2500 रुपया और प्रतिशत बदलने के लिए 100% से कर देंगे गुना। ठीक है, तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 25 से 100 4 बार में कट जाता है। तो हमारा नुकसान का जो प्रतिशत है वो 4% हो जाता है। और देख सकते हैं कितना साधारण सवाल लाभ और हानि का, और आप बहुत कम से कम में इसका उत्तर भी ला सकते हैं। 4% आपका सवाल का उत्तर है। अगला सवाल
प्रतिशत का, देखिए सवाल क्या कहता है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। मतलब दो विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी ने 75% अंक हासिल किया और दूसरा विद्यार्थी 60% अंक हासिल किया। तो जो विद्यार्थी 75% अंक हासिल करा है कि दूसरे विद्यार्थी की तुलना में तो अधिक अंक हासिल करा है, वही आपके सवाल में बताया है कि ये जो विद्यार्थी है इस विद्यार्थी की तुलना में 30 अंक अधिक हासिल किया। तो अभी बताओ कि विद्यार्थी प्रतिशत में कितना अंक हासिल किया अधिक, तो कहेंगे कि दूसरे वाले विद्यार्थी से ये विद्यार्थी 15% अधिक अंक हासिल करा है और उसी 15% का मान यहाँ पे सवाल में आपको 30 अंक दे रखा है। जब बताओ कि 15% का मान 30 अंक है तो 1% का मान तो 2 अंक हो जाएगा और 100% का मान आपके लिए 200 अंक हो जाएगा। और जो 100% का मान जो 200 अंक है ये हमारे सवाल का फुल मार्क्स, कुल अंक हो जाता है। तो देखिए सवाल में यही बात आपसे पूछा गया है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, तो 100% का मान हम लोग 200 जो लाए वो हमारे लिए परीक्षा का फुल मार्क्स है, अधिकतम अंक है। तो 200 ऑप्शन नंबर 4 आपके सवाल का उत्तर है। ये सवाल नंबर 18 प्रतिशत का बहुत ही सस्ता, बहुत ही छोटा सवाल। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अंतिम सवाल जीडी का, एसएससी जीडी का सवाल नंबर 20। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी पास हुए और 9275 विद्यार्थी फेल रहे। तो कुल विद्यार्थी जो होता है परीक्षा का उसमें तो दोनों लोग शामिल है, जो पास किया वो भी और जो फेल हुआ वो भी। तो पास प्लस फेल वाले विद्यार्थी मिलाकर के होते हैं कुल। प्रतिशत में अगर इसको समझे तो कुल का मतलब 100%। पास कितना परसेंट करा है, तो पास है 93%। तो अगर हमारे लिए 93% विद्यार्थी पास है तो हम कह सकते हैं कि फेल जो विद्यार्थी की संख्या वो 7% है। और ये जो संख्या दे रखा है फेल वाले विद्यार्थी का है, तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधी अपने 7% जो फेल विद्यार्थी का जो प्रतिशत मान है 7, उसको फेल विद्यार्थी की संख्या 9275 से हम लोग बराबर कर देंगे और 7 से कटा करके तो 13 सत्ती 91, 1 पर 17, 7 दूना 14, 3 पर 5 35, 7 5 35। तो 1% का मान आपके लिए 1325 हो जाता है। तो 100% का हम लोग मान निकाल लेंगे भाई। तो 100% का मान निकालने के लिए 1325 को 100 से कर लेंगे गुना। तो हमारे लिए परीक्षा में कुल विद्यार्थी का संख्या जाता है 1,32,500 और सवाल में कुल विद्यार्थी का ही संख्या पूछा गया है। तो इस लिहाज से हमारा सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 1,32,500 आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एसएससी जीडी का जो भी 20 प्रश्न था, अगर उसमें 1-2 प्रश्न को अगर हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करें, थोड़ा सा साइड करें, तो बाकी का 17-18 सवाल एकदम पूरे अर्थमेटिक के बेसिक पोर्शन से था और 1-2 सवाल थोड़ा सा आपके लिए प्रैक्टिस खोज रहा था, प्रैक्टिस चाहिए था। तो हमको लगता है कि अगर आप एसएससी जीडी के अगर आप 100-150 मोटा मोटी 100 सेट पे अगर आप हाथ जमा लें, 100 सेट को अगर आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर लें, तो एसएससी जीडी में आने वाला जो 101वां सेट यानी 2025 का जो एग्ज़ाम है वो आपके हाथ में होगा और आपका ये एग्ज़ाम पिछले एग्ज़ाम से कई गुना बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और हम आपके लिए ऐसे ही एसएससी जीडी का आसान कहते हैं एसएससी जीडी का जो भी पेपर का जो सवाल होगा उन सारे सवालों का बहुत ही बेसिक दर्जे का सॉल्यूशन जो सारे विद्यार्थी को समझ में आए, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी समझ पाए, आराम से धीरे धीरे बेसिक बात सिखाने का प्रयास करेंगे। तो अब एसएससी जीडी के रिजल्ट के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।